बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है और आज के दिन आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला के हुजूर सरब सजूद हों, तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हमें निकाले। दुआ के साथ साथ एहतियात ज़रूर कीजिए। मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो प्रॉपर जहाँ आप कोरोना के हवाले से एहतियात उन्हें करा रहे हैं, तो ये जो सर्दी का आता मौसम है इससे भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो इस पर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्दी के मौसम की सौगात जो है वो हम अक्सर देखते हैं, मौसम जैसे ही तब्दील होता है तो सूप सबका फेवरेट हो जाता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे सूप की आफादियत के हवाले से भी, लेकिन आगे चल के प्रोग्राम में साथ ही साथ शहर की अहम खबरें भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको मिलवाएंगे हमारे मेहमानों से। जैसे कि कल से ही हमने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि आज प्रोग्राम में हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज होंगे। बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, किसी का स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहा, किसी की नंबर प्लेट का इशू आ रहा है, तो आज कोशिश करेंगे कि आपका ये मसला भी हल करें। लाइव कॉल्स आपकी हमने शामिल करनी है, तो प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। अगर महकमा एक्साइज से रिलेटेड अगर आपकी कोई शिकायत है, शामिल हों और अपनी शिकायत बताएं। कोशिश करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से आपका मसला जो है वो हल हो जाए। आगाज़ में पहला सेगमेंट जानते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा? और वीकेंड पे बताया जा रहा है हफ्ता इतवार शहर में बारिश का भी इम्कान है, तो मौसम के हवाले से अपडेट्स क्या हैं आज आपके पास? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात कीजिए तो स्मॉग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। और अगर आज भी बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 382 पर जो है वो पहुंच चुका है, और जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र है। और शहरी जो हैं स्मॉग की वजह से जो है वो नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और यही वजह कि हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जो है मरीज़ों की तादाद नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की बढ़ चुकी है। दूसरी जानब अगर मौसम की बात कीजिए तो आज भी मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में मज़ीद कमी जो है वो देखने में आई है। आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 72%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 42% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवाएँ 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया। लेकिन मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी देखने में आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आपने बताई और अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ, शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज क्या है हमारे पास। जी, पहली खबर है गैस चोरी में लाहौर का दूसरा नंबर है और करोड़ों का नुकसान। लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 15.30% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना से 3 अफराद जान बहक, 126 नए केसेस। ताजिरों का लॉकडाउन ना मानने का ऐलान। और इसके बाद जी अगली खबर है हमारे पास, पीटीआई की हुकूमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरकान असम्बली को नवाजने के लिए 17 अरब 75 करोड़ का पैकेज। और नेक्स्ट खबर हमारे पास है एयर इंडेक्स 358 मॉनिटरिंग सिस्टम नाकारा। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। इरफान साहब, शहर में चोरी डकैती तो हो ही रही है, गैस चोरी भी जो है अरूज पे पहुंच चुकी है। खैर, मजमूई सूरत हाल शहर की क्राइम के हवाले से कल हमने देखा जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसकी तरफ भी आएंगे, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जो है गैस चोरी के हवाले से शहर का दूसरा नंबर है, नुकसान भी हो रहा है। कार्रवाई इस पे हम देखते हैं हमेशा की जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं। क्यों है ऐसा? ना, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इस अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर दूसरे नंबर पे आया। पेशावर और केपी को देखा जाए तो वो पहले नंबर पे था, लाहौर दूसरे नंबर पे था।
लाहौर दूसरे नंबर पे क्यों है? और गैस चोरी के अदाद-ओ-शुमार तो जारी कर दिए गए, लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, क्या उनके खिलाफ भी कभी कोई कार्रवाई हुई? असल इशू ये है, गैस कोई देखें, गैस इस तरह नहीं है, कैसे होगी? सब लोग अगर बीच में शामिल होंगे। यही वजह है। गैस चोरी इस तरह नहीं है कि कोई बाहर से जाके वो खुद ही पाइप खोल के अंदर लगा लेगा, गैस चोरी करना शुरू कर देगा। गैस चोरी के लिए प्रॉपर आपको उसके लिए वेल्डिंग प्लांट और बाकी चीज़ें, इक्विपमेंट सारा लाकर उसको फिर आप पाइपलाइन से ले सकते हैं। उसके अलावा नहीं हो सकता। बिजली के तो हम देखते हैं ना कि लोग खुद ही वहाँ से 2 तारें उसके ऊपर, मेन तार के ऊपर डाली तो उसमें बिजली चोरी करनी शुरू कर दी, और वो ओपन हो रही होती है, नजर आ रही होती है। आपको प्रॉपर खुदाई करनी पड़ती है। इसके लिए आपको इतने फीट गहरा जो पाइप, जो उसका गैस का पाइप है, उसमें से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। कोई गैस फैक्ट्रीज जो हैं, जो जिन फैक्ट्रीज के अंदर ये गैस चल रही है, ज़्यादातर आप देखिए घरेलू सार्फिन के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जी आपने यहाँ पे वो कंप्रेसर लगाया हुआ है, या आप इसको जो है बिजली, इसमें गैस चोरी कर रहे हैं, और बहुत से बहानों से आम पब्लिक को, जो आम शहरी हैं जिनके बिल जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपया, हज़ार रुपये के करीब आते हैं, उनको पकड़ दकड़ उनकी की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, और कार्रवाइयाँ भी सिर्फ कागजी होती हैं। आप देखें कि उन कार्रवाइयों में भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि जो महकमे के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होती है जिनके पास कानून के साथ लड़ने के लिए या कानून को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं होता, जिसके बाद वो आम लोग जो होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाती है। लेकिन असल जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो सनती फैक्ट्रीज़ के अंदर, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल मार्केट्स के अंदर, या हम कहीं ऐसी सोसाइटीज़ देखते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़, वहाँ पे भी ये कार्रवाइयाँ होती थी कि उन सोसाइटीज़ के अंदर क्यों गैस की परमिशन नहीं होती थी, तो वहाँ पे जो अमले के साथ मिली भगत करके पूरी 1-1, 1.5-2 किलोमीटर की हमने पाइपलाइन बिछी हुई देखी है, जहाँ पे किसी दौर के अंदर हम देखते थे कि FIA कार्रवाई करती थी। FIA को इख्तियार दिया गया था कि जहाँ पे गैस और बिजली चोरी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर हम जहाँ पे महकमा गैस की बात की जाए तो इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, तो दूसरी जानिब जिनकी जिम्मेदारी थी कि इनकी पकड़ दकड़ करना, वो डिपार्टमेंट भी सो रहा है। साहब, अब इसमें जो है वो हम कोताही नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल स्टार्ट हुआ है सर्दियों का, और शिकायत अभी से ही आना शुरू हो गई है गैस लोड शेडिंग की। अभी हमें ज्वाइन किया है शाहिद सिप्रा साहब ने। शाहिद सिप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम देख रहे हैं कि सर्दियों का आगाज है, गैस की किल्लत ऑलरेडी है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों में परेशान नजर आ रहे हैं, जो कि आगे चल के मजीद परेशान भी होंगे, क्योंकि एक रिवायत बन चुकी है। लेकिन इस पर गैस चोरी में शहर का दूसरा नंबर है, मौसर कार्रवाई कहीं नजर नहीं आ रही, तो फिर आगे चल के हालात तो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अगर नॉर्दर्न गैस कंपनी की बात करें तो ये सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको फीड करती है, और 2 सूबे में लाहौर शहर का दूसरा नंबर आ जाना कि वहाँ पे सबसे ज्यादा गैस चोरी की जा रही है, और पिशावर जो है वो 22% के साथ सरफहरिस्त है, और उसके बाद लाहौर जो है 15.30% के साथ दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो सारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पूरा सूबा पंजाब यहाँ लाहौर से बैठ कर चलाया जाता है, उसके बावजूद सब एजेंसीज का यहाँ होना, इन चीजों के बावजूद अगर गैस चोरी हो रही है तो ये लम्हा फिक्रिया है। एक तरफ कहा जाता है कि SNGPL जो है वो दिवालिया हो रही है, दूसरी तरफ दिवालिया होने की यही चीजें हैं कि आपके जो बड़े मगरमच्छ हैं जिसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर शामिल है, वहाँ पे गैस चोरी हो रही है, और कोई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम को भी पता है। बाद मकामात पर मजम्मत का सामना करना पड़ता है, ऑपरेशन नाकाम होते हैं। लेकिन अब ये हालात हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान कोई ऐसा ऑपरेशन मेरी नजर से नहीं गुजरा जो पकड़ी गई हो कि वसी पैमाने पर गैस चोरी हो रही है, लेकिन हो रही है। जो परसेंटेज ये अपना उनका डाटा मुरतब हुआ हुआ कि गैस चोरी हो रही है लेकिन पकड़ी नहीं जा रही। शायद सिप्रा साहब, बड़ा नुकसान जो महकमे को पहुंच रहा है वो बड़े मगरमच्छों की तरफ से ही पहुंच रहा है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर गैस चोरी करते हैं। क्यों इन पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की जाती? क्यों इनके लिए कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों ऐसी सजाएं नहीं रखी जाती कि अगर लोग मुलविस हैं तो कम से कम वो डरे तो सही? देखिए, सजा मौजूद है, नया एक्ट बन चुका हुआ है कि गैस चोरी और बिजली चोरी जो करेगा और उसकी नाकाबिले जमानत FIR होगी, उसके दफात लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, SNGPL तो काम करती नहीं है। दूसरा, जो इनको एजेंसी जिन्होंने इनको चेक करना होता है, SNGPL पे FIA है, FIA की इंसदाद बिजली और गैस चोरी एक कमेटी भी बनी जब ये नया पाकिस्तान बना था, लेकिन वो भी खामोश है। ये तमाम तर खामोशी किस तरफ आपको लेकर जा रही है? इस तरफ लेकर जा रही है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं,
और जो कोई माफिया जो करना चाह रहा है उसको करने दे। तो उसका बराह रास्त नुकसान किसको हो रहा है? घरेलू सार्फिन को हो रहा है। जिस तरह आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि घरेलू सार्फिन तक गैस पहुंचती नहीं, यही वजह है कि जब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर मीटर की बजाय बाईपासेस लगाकर या डायरेक्ट सप्लाई से वो गैस चोरी करेंगे वसी पैमाने पर, तो घरेलू सार्फिन तक वो गैस कैसे पहुंचेगी? एक तरफ कंपनी नुकसान हो रहा है उसको भी, और दूसरी तरफ सार्फिन भी उसका खमियाजा अब मौसम जो सरमा आ रहा है इसमें भुगतेंगे। लेकिन बात यह है कि 15% लाहौर रीजन की गैस चोरी होना, ये तमाम जो रियासती इदारे हैं, यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो एजेंसीज हैं, उनके लिए लम्हा फिक्री है कि लाहौर शहर में इतने वसी पैमाने पर गैस चोरी हो लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती कि बड़े जो गैस चोर उनको पकड़ें और कानून के कटहरे में लाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इरफान साहब, जैसा कि शाहिद सिप्रा साहब ने भी बताया कि ये लम्हा फिक्रिया है, बड़ा शहर है ऑब्वियसली, और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महकमा सुई गैस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पे नतीजा आपके सामने ये है, यानी गैस चोरों को बिल्कुल ही खुली छुट्टी है। बिल्कुल आना, उसकी वजह ये है कि जब महकमे के जो खुद ऐसे लोग होंगे, जो काली भेड़ें होंगी जो खुद इसमें मुलविस हैं गैस चोरी में, तो वो किस तरह कार्रवाई करेंगे? आप देखें, ये डाटा तो रिकॉर्ड हो गया। डाटा किस तरह होता है कि आपके पास गैस जितनी आ रही होती है, आप उसमें से देखते हैं कि आपको रेवेन्यू कितना आया। जितना रेवेन्यू आएगा, अगर गैस उससे ज्यादा यूज हुई गई, इसका मतलब है कि वो गैस चोरी हुई। अब गैस चोरी को पकड़ना किसने है, गैस चोरी को रोकना किसने है? डिपार्टमेंट निशानदही करेगा तो कोई दीगर डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जैसे सिप्रा साहब बता रहे थे कि कई जगहों के ऊपर इनको जो मज़ामत का सामना करना पड़ा, जहाँ पे ये कार्रवाई करने के लिए मज़ामत जो है वो हुई। लेकिन अगर आपने निशानदही की तो आपके पास पूरी स्टेट है, स्टेट में आपके पास एक वफाकी इदारा जो है आपकी मदद के लिए मौजूद है, FIA। अब असल में इशू ये है कि महकमा सुई गैस के लोग जो SNGPL के और उसके साथ साथ FIA और ये जो लोग गैस चोरी करते हैं, ये एक माफिया बन चुका है। जब ये माफिया मिल के काम करेगा तो कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं छेड़ सकती। और यही वजह है कि ये लोग सालों से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सालों से इस तरह के काम कर रहे हैं, गैस चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब तक महकमे की अपनी काली भेड़ों की जिनकी निशानदेही नहीं होगी, जहां से कमांड से सरपरस्ती हो ना, हर कोई एक दूसरे को सेव कर रहा हो, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा और ये इस तरह होती रहेगी। अब 15 हुई है, अगली दफा 17 हो जाएगी, उसके बाद 18% हो जाएगी। तो ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। इसका बोझ आगे जाके पड़ेगा घरेलू सारिफीन पर। आप देखिएगा कि अभी से ही हम देख रहे हैं गैस लोड शेडिंग की लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी जो है वो पीक पे पहुंच जाएगी, लोग सारे घरों से बाहर निकल आएंगे, चूल्हे बाहर रखकर एहतजाज करते हैं, तो वो सब नतीजा इसी सूरत हाल का निकलता है कि टाइमली प्रॉपर कार्रवाइयां नहीं होती, तो फिर जो हमारे घरेलू सारिफीन हैं वो बेचारे परेशान नजर आते हैं। खैर, कोरोना की अब तक सूरत हाल हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान सूरत हाल है। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ अमवात में भी इजाफा हो रहा है, केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक बार फिर से वही सिचुएशन रिपीट होना शुरू हो गई है। एहतियात हम लोग नहीं कर रहे हैं, SOPs पर हम लोग अमल दरामद नहीं करा रहे हैं, ताजिर मार्केटें बंद करने को तैयार नहीं है, शादी हॉल्स मालिकान कहते हैं जी हम नहीं बात मानेंगे। लेकिन अगर ये सब चीज़ें, कोई भी नहीं चाहता कि पूरा मुल्क बंद हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कारोबार बंद हो जाए, कम अज कम अपनी जिम्मेदारी समझना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इरफान साहब क्या कहेंगे आप? अना, ये समझना वाकई लोगों को चाहिए कि कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है और लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे। संजीदा क्यों नहीं ले रहे? संजीदा इस वजह से नहीं ले रहे कि हुकूमत चंद दिन पहले अगर हाफजाबाद के अंदर इतना बड़ा जलसा कर सकती है, उसमें हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, उसके बाद आप NCOC का इजलास बुला के कहें कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम इस तरह की तकरीबात जो हैं उनको रोक रहे हैं, हम जो गैदरिंग को रोक रहे हैं, हम ये इकदाम कर रहे हैं कि मार्केट्स बंद करें, कारोबार बंद करें, तो लोग इसको किस तरह संजीदा लेंगे? देखें, हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि शहरियों को, आवाम को तब तक आप जो है वो कन्विंस नहीं कर सकते जब तक हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई अच्छे इकदाम नहीं करेगी। कि आपने बच्चों को घर में किसी चीज का आदी बनाना जब बड़े बड़े वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो होगा।
अब हम देखते हैं कि एक तरफ हुकूमत जो है वो अपने जलसे कर रही है और शायाना शान तरीके से वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, वहाँ पे कोरोना SOPs ख्याल नहीं किए जा रहे। ऑपोजिशन तमाम लोग हम हुकूमत की बात इस वजह से करते हैं कि हुकूमत अगर कुछ करेगी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हुकूमत करेगी तो उसको फॉलो करने वाले लोग जो हैं, हुकूमत को फॉलो करने वाले जो इतनी भारी अक्सरियत के साथ उनको वोट देकर ले आए हैं, वो लोग जो वोट दिए जिन्होंने, वो इनके फॉलोअर्स हैं, वो इनके SOPs के ऊपर अमल करें। दूसरी आपने बात की जो ऑपोजिशन कर रही है, ऑपोजिशन डेफिनेटली कर रही है। ऑपोजिशन ने अब 13 का भी जलसा जो है अनाउंस किया हुआ है और उसके लिए भी एप्लीकेशन दी है। देखिए अब वो उसकी मंजूरी होती है कि नहीं, लेकिन उससे पहले हमें हुकूमत को, जो अगर हमारी हुकूमत है इसको अगर संजीदगी दिखानी होगी तो फिर जो लोग समझेंगे कि वाकई कोरोना है। क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो जनवरी में फरवरी के एंड के ऊपर जो है पाकिस्तान में कोरोना की लहर आनी शुरू हुई। उसके बाद हमें वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये मामूली सा फ्लू है, ये ठीक हो जाएगा, एहतियात की जाए। उसमें इतना लाइटर टोन में उसको बताया गया कि उस वक्त लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया, लेकिन उसको संजीदा तब लिया गया जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो है हलाकतें हो रही हैं, लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने इतना सफर किया, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं। उसके बाद जो है लोगों ने खुद जो है मार्च में, मुझे याद है अच्छे तरीके से, कि लोगों ने, हर शख्स ने अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखा होता था, हर शख्स के पास मास्क होता था, सोशल डिस्टेंस का जो है वो एहतियात की जाती थी कि तमाम लोग जो थे जो एक दूसरे के साथ बैठने वाले ऑफिस के अंदर या किसी और जगह के ऊपर जहाँ पे लोग गैदरिंग होती थी, वो गैदरिंग ख़त्म होनी शुरू हो गई। आपने देखा कि होटल्स बंद हो गए, सारी चीज़ें, कारोबार, ज़िंदगी बंद हुआ, लेकिन उसमें ये हुआ कि आपको एहतियात करने की आदत पड़ी। एहतियात से बहुत से लोग जो हैं वो बच भी गए, बहुत से लोग जो थे ऐसे जिन्होंने एहतियात नहीं की वो इसका शिकार हुए और दुनिया फ़ानी से भी चले गए। अब दोबारा ये सूरत हाल बनती जा रही है। खुदारा हुकूमत जो है इसको संजीदा ले कि भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ख़तरनाक जो है इशू है, इस वक्त मुल्क भर में ये चल रहा है। जाहिद साहब हर रोज के फिगर्स शेयर करते हैं कि इतने लोग वेंटिलेटर पर हैं, इतने लोग इंतहाई आप देखें, बिल्कुल आप देखें ये जो लोग हैं इसमें से 80 लोग ऐसे हैं जो ICU के अंदर जो मौजूद हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होगी और एक पेशेंट को अगर लिया जाए तो UNO का एक फार्मूला है कि किस तरह अगर आपने किसी जगह के ऊपर देखना हो कि कोरोना के केसेस कितने हैं, तो एक पेशेंट को मल्टीप्लाई कर लें आप 10 के साथ, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 80 पेशेंट ICU में हैं तो इसका मतलब है कि 800 पेशेंट जो आपका बाहर सड़कों पे है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अवाम जो है, अवाम अगर इसमें करेगी तो इसका अपना ही फ़ायदा है। हम देखते हैं कि जो सरकारी दफातर हैं, सरकारी दफातर में भी ना जो इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। बहुत से ऑफिसर से मैं भी डेली मिलता हूँ, उनके ऑफिस के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो वैसे ही ज्यादा ना, बाहर से लोग आते हैं अपने मसाइल हल कराने के लिए, वो चाहे लेस्को का ऑफिस है, वो चाहे बिल्कुल वहाँ पे पब्लिक जी देखे, पब्लिक ने वहाँ पे आना है, पब्लिक ने ना भी आना हो, लेकिन जो दफ्तर का स्टाफ है कम से कम वो तो इसके ऊपर फॉलो करें। अब लाहौर में आप किसी भी सरकारी ऑफिस के अंदर चले जाएं, ख्वाह वो लेस्को का हो, पुलिस स्टेशन हो, हेल्थ का ऑफिस हो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, आपको उस तरह से एहतियात नज़र नहीं आती जो आपने मार्च में की थी, यहाँ पे जब एक पूरी दुनिया के अंदर खौफ की जो फिजा थी। अब लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे और इसी वजह से डे बाय डे खतरात बढ़ते जा रहे हैं, हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। समटाइम लोगों को इरफान ये लगता है कि शायद हम लोग बहुत बेहतियाती करते हैं, तो अपने ऑफिस की चीजें हम शेयर करते रहते हैं, स्टूडियो में हम मास्क नहीं पहनते हैं, अदरवाइज प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही होती है। अगर हमने मास्क नहीं पहना तो हमें फाइन हो रहा होता है, प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो ये प्रैक्टिसेस अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ लोगों को सबक ही देते हैं। नहीं जी, हम भी मुतासरा लोगों में शामिल हैं। हमारे ऑफिस में भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने ये किया कि हमने बहुत ज्यादा एहतियात करना शुरू कर दिया। हमने ऑफिस में PPE किट जो है वो फराहम की, लोगों को मास्क, सैनिटाइजर की जो सहूलत है वो दी गई, और कोई भी शख्स जो है वो सैनिटाइज हुए बगैर और मास्क पहने बगैर हम भी शहरियों की तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, कभी भूल जाते हैं और फिर हमें याद कराया जाता है फाइन की सूरत में। तो ये वो चीजें हैं, लाइटर नोट पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, हम भी कर लेते हैं, फिर हमें याद कराया जाता है कि भाई आपने मास्क पहनना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। CM साहब भी कह रहे हैं जी शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए हर कदम उठाएंगे। तो ये अब जो है मेरे ख्याल से इरफान, अगेन टाइम हमें वेस्ट नहीं करना,
क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब वो कदम उठा लेना चाहिए ताकि ये सूरत हाल यही कंट्रोल रहे। अल्लाह का शुक्र है, हम ब्लेस्ड हैं कि पहले भी जितना बाकी दुनिया में नुकसान हुआ हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती जानें गई हैं। अब इनको रोकना है हमने। अना बिल्कुल, ये अल्लाह पाक की कोई ख़ास रहमत थी हमारे मुल्क के ऊपर कि हम अगर अपने हमसाए मुल्क में देखें तो भारत के अंदर जो सूरत हाल है वो शायद अमेरिका में सूरत हाल नहीं है। अमेरिका इसको बहुत ज़्यादा, अमेरिका में क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट ही आए, उसके बाद यूरोप के अंदर, और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जो इंडिया था सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों के अंदर इंडिया का शुमार होता था। जब उसकी बाउंड्री हमारे साथ लगती है तो हम अपने आप को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस वबा से महफूज रखा गया। और उसमें हम कहें कि इस हुकूमत की तरफ से कोई, अब जैसे ये कहा जा रहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इनकी तरफ से जो इक़दाम किए गए थे वो यही थे कि जलसे जुलूस भी जारी हैं इनके, और ये यहाँ पे बैठ के ये भी कह रहे हैं कि हम इक़दाम करेंगे। तो इनकी सुनने की बजाय शहरी जो है वो खुदारा एक तो अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे। हम देखें कि अक्सर हम देखते हैं कि मसाजिद के अंदर लोग जो है सोशल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो नमाज की अदायगी के लिए मौजूद होते हैं। अब उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है। मैंने कई मसाजिद के अंदर देखा कि SOPs जो हैं वहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहे। कई और जगह जो हैं वहाँ पे भी जहाँ पे इस तरह के मजहबी जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी इस तरह की SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इन चीज़ों को एहसास करने की ज़रूरत है कि हमें इसकी एहतियात की बहुत ज़रूरत है, और जो एहतियात करेगा वो इससे महफूज रहेगा, ख़ुद भी और अपनी फैमिली को भी बचा सकेगा। और यहाँ पे जहाँ पे हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना कि रियासत ये इम्पैक्ट देती है, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जहाँ CM साहब कह रहे हैं अस्करी क़यादत की जानिब से यादा ये किया गया है कि मिलकर कोरोना की वबा से जो है निमटना है, सबने एहतियात करनी है, वहीं प्लीज़ अपोजिशन, दीगर सियासी जितनी जमातें जो जो अपने प्लान कर रही हैं, हमारी इस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमने कोरोना का हरना है, और इसके लिए मेरे ख्याल से सबको जो है वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आना है। इनको भी समझना चाहिए ऑपोजिशन को। असल में इशू यही है ना कि आप अकेले फैसले करने के आदी हो चुके हैं, आप डिक्टेशन देने के आदी हो चुके हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो ये मामला जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, ये मामला फैलते हैं। अगर इसी इश्यूज़ के ऊपर आप जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें, तमाम लोगों को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि भाई ये इश्यूज़ हैं। अब हुकूमत कहती है कि हमने अपने 5 से 6 जलसे जो हैं उनको कैंसिल कर दिया है इस कोरोना की वजह से। अब अगर उनसे भी अगर बात की जाए, अगर उनकी तरफ से कोई एहतजाज की कॉल दी जा रही है, कोई जलसे की कॉल दी जा रही है, तो उनको भी बिठा के समझाना चाहिए कि खुदारा इस वक्त आपने आम शहरियों को बचाना है, आपने मुल्क को बचाना है। ये सूरत हाल नहीं पैदा होनी कि अगर आप जलसा करेंगे तो अगर दूसरे इश्यूज हल हो ना हो, लेकिन उससे कोरोना के इश्यूज जो हैं वो फैलते जाएं। तो इन सूरत हाल को बचने के लिए हुकूमत को बड़ेपन का किरदार अदा करना चाहिए और तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। हुकूमत, अपोजिशन, आम आवाम सबकी प्रायोरिटी इस वक्त ये होनी चाहिए कि मुत्तहिद होकर कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करे। अदरवाइज ये सबके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है कि जो फिगर्स हर रोज़ डबल ट्रिपल होते चले जा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपना किरदार अदा कीजिए। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उनके लिए भी दुआएं कर सकते हैं कि बेहतर रहें। जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इदारों की, हुकूमत की, वो भी अपना किरदार खुशूसलूबी से सरअंजाम दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है जी। PTI हुकूमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से हर मामले में टूटे हैं। खैर, अरकान असम्बली को नवाजने के लिए 17 अरब 55 करोड़ का पैकेज। जी इरफान साहब, अना चले नवाजे तो सही किसी को फाइनली किसी को तो नवाजे। नवाजे से मुराद ये है कि किसी के लिए पैसे तो दें, किसी डिपार्टमेंट को तो पैसे दें। आप हर डिपार्टमेंट आप देखें कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली को नवाजने के लिए 17 अरब 55 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, और इसमें 60 करोड़ जो हैं वो लाहौर के जो अरकान असम्बली हैं उनको मिलेंगे। अब इसका मतलब है कि आपने जो 17 अरब 55 करोड़ का पैकेज है इसमें से 60 करोड़ रुपया आपने लाहौर के लिए रखा है। इतना बड़ा जो शहर, जो सबसे ज़्यादा आपको जो फंड जनरेट करके देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से है, सबसे ज़्यादा आपका मईशत का पहिया लाहौर चला रहा है, तमाम आपके दफातर यहाँ पे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, उसके लिए आपने 60 करोड़ रुपया रखा। पूरे पंजाब के लिए आपने 17 अरब रुपया रखा। मुझे तो लगता है ये भी सिर्फ कागज़ों में होगा कि हम आपको देंगे।
सूरत हाल ये है कि आप अगर लाहौर में सूरत हाल इस वक्त विजिट करके देखें, वज़ीर आला पंजाब हमारे जब निकलते हैं तो उस वक्त वो खूबसूरत रोड जो है किनाल रोड के ऊपर निकल आते हैं, कभी माल रोड का विजिट कर लेते हैं। खुदारा इन सड़कों से ये जो 5 मॉडल रोड हैं, जिसमें जेल रोड है, जिसमें माल रोड है, जिसमें किनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, इनसे बाहर निकले, मेन बुलवर्ड गुलबर्ग से बाहर निकले, बाकी शहर देखें वहां पे क्या सूरत हाल है। इतनी बुरी हालत हुई है कि सड़कों के ऊपर जो आज से हम कभी 10 साल पहले देखते थे कि सड़कों के ऊपर मट्टी की तय लगी होती थी, सड़कों के ऊपर जो कूड़े के ढेर लगे होते थे, अंबार लगे होते थे, वो सूरत हाल अब दोबारा पैदा होना शुरू हो चुकी है। हम भी अक्सर विजिट करते रहते हैं, बाहर सड़कों पे फिरते हैं, तो हमें अपने शहर को देख के वाकई रोना आता है। अब आप 60 करोड़ रुपया जो है इस हुकूमत ने जो अरकान असम्बली के लिए रखे हैं लाहौर के लिए, तो ये लाहौर में 60 करोड़ रुपये से क्या होगा। आपने जो सफाई करने वाला अमला है उनके हम एहतजाज देखते हैं, उनके तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हम कई डिपार्टमेंट को ये रोते देखते रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हम किस तरह काम करें। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो तरक्याती काम किस तरह होंगे। आपने 7 अरब रुपया जो 17 अरब रुपया अगर पूरे पंजाब के लिए रखा है तो इसको खुदारा जल्द अज जल्द जो है वो इसके ऊपर लगाएं। ये ना हो कि ये सिर्फ कागज़ों में रहे, अगर हुकूमती नुमाइंदों को देना है उनको ही दे दें, वो भी इलेक्ट होकर इलाकों से आए हैं, उनको मिलेगा तो वो आगे वर्किंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन भी लड़ना है, इलाके में उन्होंने मुंह भी दिखाना है। मैं कई ऐसे जो लोगों को जानता हूं जो बेचारे वोट लेकर जीत तो गए, अब वो इलाके में जाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि ना वहां पे सड़कें, नहीं ना, आप खुद बेबस हैं तो आप बेबस है। जब उनके कोई काम नहीं होंगे इलाके के, ना वहां पे रोड स्ट्रक्चर होगा, ना वहां पे वासा की तरफ से कोई काम किया जाएगा, जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो वो लोग जो हैं वो आपके गले पड़ेंगे कि आपको वोट देकर लाए थे और आप इस तरह कर रहे हैं कि 3 साल बाद हमें अब सुना रहे हैं कि हमारे पास 60 करोड़ रुपए आ गया है, तो आप किस तरह जाएंगे। चलें जी, अब देखते हैं ये पैकेज कब मिलता है। हाँ, असल इश्यू ये है कि अब ये मिलता कब है। अभी तो देखिए इसकी मंजूरी हुई है और मंजूरी के बाद इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या फॉलोअप चलेंगे, जिसके बाद जाके ये हम दुआ गो हैं कि इसी हुकूमत के टेन्योर में मिल जाए ताकि लोगों को भी इन्हीं 5 साल के अंदर अंदर मिल जाए। और अरकान असम्बली भी कहें कि हमने कुछ काम करवा दिया अपने इलाकों में, क्योंकि आप देखिए अगर ये नहीं करवाएंगे, अब अगर नहीं करवाएंगे तो इनके लिए मुश्किलात है, क्योंकि अगर नून लीग या आप पीडीएम का आप उनका बयानिया सुने तो वो तो कहते हैं कि इनके पास दिसंबर जो है वो सिर्फ है, जनवरी फरवरी के अंदर तो ये हुकूमत उनको नज़र ही नहीं आ रही। अगर आपने ये पैसे लगाने हैं तो इससे पहले खुदारा लगा लें ताकि आपको भी दिखाने के लिए कुछ हो कि आपने ये किया था। इस बिल्कुल ऐसे ही अगली खबर हमारे पास है, एयर इंडेक्स 358, मॉनिटरिंग सिस्टम नाकारा, 6 में से 4 मशीनें खराब। हालात ये हैं कि स्मॉग बदतर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और हमारे पास जो मापने के लिए आलात मौजूद हैं वो 6 में से सिर्फ 4 मशीनें जो हैं वो खराब पड़ी हैं, यानी 2 ठीक है। तो किस तरह से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे? देखिए इससे आप अंदाजा लगाएं कि स्मोक के ऊपर, जी बिल्कुल, स्मोक के ऊपर क्या किस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं और इस पर कितनी संजीदगी दिखाई जा रही है। आप देखिए हाई कोर्ट ने बुलाकर इन तमाम जो डिपार्टमेंट्स को पूछा कि भाई ये एक इस तरह की सूरत हाल है और पिछले 4-5 साल से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। अभी का एयर क्वालिटी इंडेक्स पता चला है जो कि 463 बता रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जो लोग तंदुरुस्त भी हैं वो भी बाहर निकलेंगे तो बीमार होंगे। कोरोना से डरें आप, स्मॉग से डरें आप, डेंगू से डरें आप, मतलब क्या करें। देखिए इसका हाल तो वैसे वही है जो हम पहले भी एहतियात की बात कर रहे थे कि अगर इस तरह के जो 460 से अबव चला गया है एयर इंडेक्स तो मास्क का यूज़ इस्तेमाल करें और मास्क के साथ साथ आप ग्लासेस भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्मोक के अंदर जो जिस किस्म के ज़रात होते हैं ये आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं। मुझे याद है वो जो कोरोना की लहर पहले शदीद थी उस पे लोग घरों में बैठ के इतना तंग आ गए थे कि हम खुद चाहते थे हम कहीं बाहर निकलें, खुली फिजा में सांस लें। अगर अब आप घरों में बैठ के खुदा ना खास्ता तंग आते हैं, समटाइम आप ये कहते हैं कि कहीं बाहर जाने को मौसम अच्छा है, दिल करे, आप तो बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर के जो हालात हैं। बिल्कुल, और मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह के इकदाम गवर्नमेंट कर रही है कि आपके पास जो हालात है इसको मापने के लिए आपके पास वही प्रॉपर नहीं है, तो कम से कम आप यही कर लें कि जो इन चीज़ों को रोकने के लिए इकदाम करने हैं वही कर लें। आपने कई ऐसे जो एरियाज़ देखे होंगे जहाँ पे क्योंकि ये इसकी चावल की काश्त जो है इसकी कटाई हुई और इसके बाद जो बाकियात होती हैं इसको जलाने का अमल, अब मैं चंद दिन पहले भी किसी जगह के ऊपर देख रहा था कि उस एरिया के अंदर इतने बड़े रकबे के अंदर उन्होंने आग लगाई हुई थी, उसको जलाया जा रहा था।
और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं उसको अगर आप देखें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे भी अगर आप बाहर निकल के देखें जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज से काला धुआं निकल रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। असल इशू ये है कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है, जिन लोगों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, वो या तो इख्तियारात का रोना रोते हैं या रोते हैं कि हमारे पास काम कैसे करेंगे, मशीनें ही खराब पड़ी होंगी तो उन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठना है। अना वो तो एयर इंडेक्स उन्होंने चेक करने के लिए आना है, जहाँ पे फैक्ट्रियों के अंदर काला धुआं छोड़ा जा रहा है, अगर उसको अगर आपने चेक करना है उसको चेक करना है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने आकर। तो इनके लिए जो कभी इख्तियारात के रोने रोते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जब हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आपने जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उसका 2000 रुपये का फाइन करना है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये कह के आ गया कि ठीक है हम करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इरफान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मकसद सिर्फ ये स्टोरीज डिस्कस करने का ये होता है कि लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और जिनकी वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त प्रोफेसर अमजद जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो कोड सर्जरी जिसे हम कहते हैं ना, जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, मरीज माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई इमरजेंसी नहीं, इसको अगर आप मुलतवी कर दें, लेकिन इमरजेंसी और कैंसर सर्जरी करते रहे, हम 8-10 दिन के बाद रिव्यू कर लेंगे। लेकिन उसको इस तरह से बाज हमारे दोस्तों ने प्रोजेक्ट किया जैसे मोहम्मद अमजद वजीर सेहत बन गया है और उसने सर्विसेज अस्पताल बंद करने का ऐलान कर दिया है। और मैडम मिनिस्टर को भी कुछ ऐसा इंप्रेशन किया गया कि उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया और उन्हें कहा जी जो आप डायरेक्शन देंगी वही होगा। मैं आपके एहतराम में इवन इस नोटिफिकेशन को भी वापस ले रहा हूँ। ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को यहाँ पर मुंतकिल किया जाना है, तो कोई इस तरह की आपको बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे दाखिल होंगे? हमारे पास भी सिर्फ रूमर्स ही पहुंचे हैं, कोई ऑथेंटिक हमारे से रब्ता नहीं किया गया। तैयारियां मुकम्मल हैं, अगर ये तो काम उनको यहाँ पर देखो जी, बात यह है तैयारियां तो हुकूमत ने करनी है। हम तो हर रोज 1500 मरीज को देखते हैं, हमारे लिए वो एक मरीज ही है ना। हमने कोई मतलब उसके लिए यहाँ कोई हेलीपैड थोड़े बनाने, ही इज ए पेशेंट, उसको हमने एक रूम में डालना है और जो आम पेशेंट का प्रोटोकॉल है वो उस पर लगाना है। बल्कि ये बड़ा अच्छा है कि हुक्मरानों को खुद भी पता चले कि आवाम के ऊपर जब वो बीमार होते हैं तो क्या गुजरती है। हम कोशिश करेंगे कि सीएम साहब को, एक्स सीएम साहब को वही फैसिलिटीज दें जो यहाँ एक आम मरीज को हासिल करें इंशाल्लाह। प्रिंसिपल सिंध प्रोफेसर डॉक्टर अमजद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मनाजिर आप देख रहे हैं सदर काफ लीग चौधरी शुजात जो कि ज़ेर इलाज हैं, उनके इलाज मौलजे के हवाले से भी कहा और कुछ अनोखी बात भी उन्होंने की है। इरफान आपने सुनी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी देखें मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में जो है वो अभी भी उनका अग्रेशन आपने नहीं देखा उसमें। उन्होंने कहा कि सीएम साहब जो हैं वो वहाँ पे आएंगे, फिर उन्हें याद आया कि वो तो एक्स सीएम है। उन्होंने कहा जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे आम आदमी को दिया जाएगा, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे क्या गुजरती है। इससे मुराद ये भी आप लें कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर ये डॉक्टर्स, ये जो स्टाफ है, ये आम आदमी के साथ किस तरह ट्रीट करता है। वो खुद कह रहे हैं कि जिस तरह के अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनको पता चलेगा कि आम आदमी के साथ क्या जाता है। वहाँ पर आम आदमी के साथ ट्रीट इसलिए ऐसा किया जाता है जब आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं होंगी। बिल्कुल, फैसिलिटीज नहीं होंगी, उसके साथ साथ आपको खुद जो है वो एक यही डॉक्टर्स अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर आप इनके प्राइवेट क्लिनिक से अंदर जाके बैठे तो आपको इनसे बड़ा फरिश्ता नजर ही कोई नहीं आता। इनसे बड़ा फरिश्ता आपको लगता ही कोई नहीं। ये बहुत लंबी डिस्कशन चल जानी है क्योंकि इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक वाकई बहुत बड़ा और सेंसिटिव इशू है। अगली खबर हम ऐड कर लेते हैं और वो है शहरी जराइम की सूरत हाल। शहरी गैर महफूज हैं, दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें तो हम देख रहे हैं, कत्ल भी बहुत ज्यादा आम होते जा रहे हैं। क्यों इरफान साहब ऐसा है? अना बिल्कुल, एक जो शहरियों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो खौफ की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गैर महफूज अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। आप अक्सर सड़कों के ऊपर आप देखें तो आपको लूट मार के किसी ना किसी जगह के ऊपर वाकया नज़र आ जाता है। आम आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता चलता है यार यहाँ पे थोड़ी देर पहले वारदात हो गई थी, यहाँ पे किसी को गोली मार दी गई, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ। इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो आप जो हुकूमत की रिट है उसको कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रही है कि आपके शहर के अंदर जो है हुकूमत की रिट मौजूद नहीं है, आपकी पुलिस की रिट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का एक आधा वाकया भी हो ना तो अफरा तफरी मच जानी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। ऐसा होता है या नहीं? फिर मुझे क्लोजिंग ना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि तमाम जो अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं
वो उनको पता कि वो सिफारिश पे आए हुए हैं या उन्होंने उनको जहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये यानी आवाम है अल्लाह ताला के रहमो करम पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग रहता है स्टाइल और शूज़ पहनने के बाद। क्योंकि शूज़ जब भी आप ख़रीदने जाते हैं तो प्रेफर आप ये करते हैं कि कंफर्टेबल भी हों और अकॉर्डिंग टू सीज़न आपको कलर्स और इसके साथ साथ मटेरियल भी अच्छा मिले। तो स्टाइलो शूज़ मैं ज़रूर पहनती हूँ क्योंकि मुझे ज़बरदस्त इस वजह से भी लगते हैं कि रूटीन में आपको ऑब्वियसली अपने काम भी निपटाने हैं, तो कंफर्ट जोन आपका होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ स्टाइलो पाकिस्तान जो है वो मशहूर फैशन ब्रांड है। 70 से ज़ायद शहरों में 150 से ज़्यादा जो है ब्रांड आउटलेट्स हैं इनकी, और पाकिस्तानी जूते की सनत में ये एक बड़ा नाम भी है। और स्टाइलो पाकिस्तान जो है ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस लेकर आया है। बैग हैं, इसके साथ साथ शूज़ तो ज़बरदस्त हैं ही, एसेसरीज़ भी स्टाइलो की बहुत ज़बरदस्त हैं। स्टाइलो की किड्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्टोर्स पे भी मौजूद हैं, ऑनलाइन भी इसको मुतारिफ करवा दिया गया है। बच्चों के लिए भी अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें मौसम के लिहाज से तो बच्चे कंफर्टेबल शूज़ जो है यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और फिर इनोवेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि टाइम के साथ साथ हमें चीज़ें जो हैं वो भी ज़बरदस्त जो हैं वो मिलनी चाहिए। तो स्टाइलो हमेशा देखता है कि टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास ज़बरदस्त ऑप्शन होती हैं। अभी भी अगर आप स्टाइलो विजिट करेंगे, मेरे शूज़ अगर आप देख सकते हैं तो कलर इसका बहुत ज़बरदस्त है और कंफर्टेबल भी ये बहुत ज़्यादा है। हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि कंफर्ट जोन जो है वो आपका होना चाहिए। तो मेरे शूज़ आप देख सकते हैं, स्टाइलो आप विजिट कर सकते हैं। स्टाइलो अगर आप विजिट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको हील्स में, फ्लैट्स में, पम्प्स में हर ऑप्शन मिलेगी। विजिट कीजिए, ऑनलाइन भी ऑप्शन मौजूद हैं और वेडिंग के सीज़न की भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, अपने सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं जिसमें शामिल कर लेते हैं हम आज के भाव क्या हैं। हमें ज्वाइन किया है नबील रजा मलिक ने। नबील, बताइए मार्केट में आज सिचुएशन क्या है, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? अगर बात की जाए आज शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों की, उस हवाले से जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक ओपन मार्केट में अशिया दस्तयाब नहीं है। दुकानदारों का ये कहना है कि सरकार की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है वो बंद कमरों में जारी की जाती है और अफसरान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ओपन मार्केट में असल हक़ाइक़ क्या हैं। इसी वजह से जो मंडी से अशिया वो ख़रीद कर लेके आते हैं, जो फल और सब्ज़ियाँ वो लेके आते हैं, वो सरकारी रेट लिस्ट से कहीं ज़्यादा महंगे उनको ख़रीदने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी अशिया की कीमतों में इजाफा होता है। दूसरी जानिब जो लाहौरी हैं उनकी जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं कि हुकूमत की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट जारी करके उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको सस्ते दाम आवेज़ा करके महंगे दामों पर अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं, जिससे वो ज़हनी कोफ्त और अज़ियत का शिकार हैं। और उनका हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इसका खात्मा किया जाना चाहिए ताकि आम शहरी जो है वो सस्ते फल और सस्ते सब्ज़ियाँ ख़रीद कर अपने घर ले जाकर उसको अपने ख़ानदान के साथ सस्ती अशिया खा सके। और उनका ये भी कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं, उनकी जानिब से भी उस तरह से इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से उनको और भी मुश्किलात और परेशानी का सामना। ठीक है जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता और अनफॉर्चुनेटली कोई अमल दरामद करवाने पहुँचता भी नहीं है। थैंक यू सो मच नबील, आप हमारे साथ थे। अभी एक न्यूज़ अपडेट आप तक पहुंचानी है। खबर यह है कि गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात में मुल्क की सियासी और कारोबारी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। हुकूमत कौम से किया जाने वाला हर वादा पूरा करेगी, चौधरी मोहम्मद सरवत ये कहते हैं। वो कहते हैं कोरोना SOPs पर अमल के सिवा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। SOPs पर अमल के लिए बिजनेस कम्युनिटी भी ताउन करे, चौधरी मोहम्मद सरवत की जानिब से कहा गया है। मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें हुई हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई है। सो नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट हमारे पास ही आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ेंगे सेगमेंट्स में। अगर आप ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो मीट रेट्स क्या हैं सब्जियों के बाद वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ज़ैनत शॉप पर जी बीफ पर केजी आप खरीद सकेंगे 450 रुपीज़ में और बीफ मिन्स आपको मिलेगा यहाँ से 850 रुपीज़ यानी 850 रुपये किलो में। इसके बाद जी मटन पर केजी अवेलेबल है 1350 रुपये में और मटन मिन्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा 1650 रुपये में।
चिकन रेट क्या है जी? सस्ता, प्रोटीन भी महंगा हो चुका है। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 211 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 306 रुपए में। अब शामिल कर लेते हैं एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस हमारे पास है जी 167 रुपीज में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 2 रुपए आप बचा सकते हैं और आपको अंडे मिलेंगे 165 रुपए दर्जन में। गोरमेट से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 166 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सो नाज़रीन, ये तो थे हमारे पास रेट्स जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। आपने जान लिए कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपना बजट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। सेल्स में आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ लगी हैं, कहाँ पे आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रांड है हमारे पास पहला खादी। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से जी अप टू 50% ऑफ है, आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद जी रंगजा ब्रांड है, अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है। और नेक्स्ट जी चैनवन पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है। ऑनलाइन आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फोकस, अप टू 50% ऑफ है, आप यहाँ से भी जा के खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी मौजूद है। सो नाज़रीन, सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं ये तो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊंगी कि मोबाइल रेट्स क्या हैं। डिफरेंट मोबाइल हमारे पास होते हैं। रेट शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। LG मोबाइल है G6 और इसकी प्राइस क्या है जी मैं आपको बताऊंगी। 55,900 रुपए में ये आपको मिल सकता है। नेक्स्ट मोबाइल है LG रे और इसकी कीमत है जी 45,000 रुपए। LG X Cam और इसकी कीमत है जी 35,000 रुपए। और LG Q6 ये आप खरीदना चाह रहे हैं 28,999 रुपए में। फाइनली आज कुछ सस्ते मोबाइल भी हमारी टीम ने ढूंढ के निकाल दिए आपके लिए। अगर आप कुछ सस्ता मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस आपके पास ये मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो थे मोबाइल रेट्स। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। एक नजर डालेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। एक टर्म मैंने ऐसे ही सुनी, बिटकॉइन। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हमने सेविंग करनी है, वो सेविंग किस तरह से करनी है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ये टर्म जो मुतारिफ करवाई गई है बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको हम बताएंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ दाऊद मौजूद हैं जो कि IT एक्सपर्ट है। तो उनसे जान लेते हैं कि असल में ये क्या है और लोगों को इसका फ़ायदा किस तरह से पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच दाऊद आपके टाइम के लिए। बिटकॉइन के बारे में मैंने लोगों को बताया, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते उनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं? आप या बिल्कुल, बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन का ये बाय प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निकल चीज़ है, तो उसको अगर आपने पढ़ना हो तो वो आप जाके इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। राइट नाउ मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बताता चलूँ। इसमें इस तरह से है कि ये एक सिक्योर और बहुत ही मज़े का पेमेंट सिस्टम है, ठीक है।
ये बिल्कुल सूद फ्री है, ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन राइट नाउ जो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पाकिस्तान में बैन है, बैंड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी रीजन उन्होंने ये दी हुई है कि वो कहते हैं कि इसके अंदर आप टेररिस्ट फंडिंग्स करते हो या मनी लॉन्ड्रिंग होती है या इस तरह से फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स जो है वो आप बिटकॉइन के जरिए करते हो, तो इस वजह से वो बैन है और 17 दिसंबर तक उसका केस पेंडिंग है राइट नाउ। तो अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो जस्ट लर्निंग पर्पसेस के लिए है। जो पाकिस्तान की अवाम है या जो यहाँ के लिविंग है, ऑब्वियसली दाऊद, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही होता है कि जो प्रॉपर यूज है वो भी हम लोगों को बता सकें कि फायदा उनको किस तरह से पहुंचेगा, लेकिन उसका राइट ट्रैक जो है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो फॉर नाउ फायदे की बात है जहां तक है ना, तो इसमें ये बिल्कुल ही फायदे का जो काम है, ये बहुत ज्यादा फायदे का काम है और इट्स वेरी फ्रूटफुल। इसमें आप $50 इन्वेस्ट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हो और इन हलाल वे, मतलब बिल्कुल हलाल तरीके के साथ आप इसमें कोई किसी किस्म का सूद नहीं है, कोई किसी किस्म की इसमें शरा का कोई मसला नहीं है। ये हर मुस्लिम कंट्री में ये लीगल है। जस्ट पाकिस्तान में ये वो इस टाइम इसके रेगुलेशंस बना रहे हैं, ये पाकिस्तान में इलीगल नहीं है लेकिन ये बैंड है। मतलब बैंड बाय इस तरह से कि अगर आप इस पे अपनी क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से कोई भी बिटकॉइन की परचेजिंग या ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको FIA उठा लेगी, आपको आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी अनटिल अनलेस इसका केस जो है वो अप्रूव नहीं होता और इसकी रेगुलेशंस जो है ठीक है, वो तो आगे चल के पता चलेगा कि इस पे क्या होता है, लेकिन इसका फायदा बता दें क्या हो सकता है और इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या हो सकता है। बिल्कुल, आपने इसका प्रॉपर इस्तेमाल ये करना है कि इसके अंदर दो चीजें हैं और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो बहुत मुफीद चीजें हैं। वो पहली ये है कि आपने हमेशा अगर क्रिप्टो करेंसी में जाना है तो आपने बिटकॉइन ही बाय करना है और इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से, इसकी ऑथेंटिक ऑथर से जो कि binance.com है, वहां से जाके आपने इसको बाय करना है। आपने डर्टी कॉइन नहीं बाय करना, आपने उसको हम ब्लैक कॉइन भी बोलते हैं, लाइक वो चोरी का माल होता है, पाकिस्तान में वो बेच रहे हैं और बहुत सस्ते में देते हैं कि बिटकॉइन जो है वो फॉर एग्जांपल 14 लाख रुपए का है तो हम आपको ये बिटकॉइन आधे में दे रहे हैं, 7 लाख में दे रहे हैं, आप ये ले लो। बिल्कुल भी ऐसे किसी स्कैम में नहीं आना है। ये बहुत ज्यादा फ्रॉड्स कर चुके हैं पाकिस्तान में और इन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान में बैन हुआ। तो अगर आपने बाय करना है तो आप जाएं, इसके बहुत ही सिंपल से बेबी स्टेप्स हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं हैं या आप अगर पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो आपके रिलेटिव्स वगैरह बाहर हैं या आपके दोस्त अहबाब बाहर हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो आपके लिए परचेजिंग कर दें। तो उनके क्रेडिट कार्ड या उनके डेबिट कार्ड से आप जितना भी परचेज करना चाहें आप परचेज करें। ये मनी का फ्यूचर है। लाइक एक टाइम पे, आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी गोल्ड की सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन पे चली गई, पेपॉल ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हर जगह पे हर तरह की जो मनी ट्रांजैक्शन होगी वो बिटकॉइन पे ही होगी। तो इसलिए इसके बारे में नॉलेज ले लें थोड़ा सा, और होना चाहिए नॉलेज। तो इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, इसको एक्सप्लोर करें अनटिल अनलेस ये लीगल नहीं होता पाकिस्तान में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दाऊद मौजूद थे और बिटकॉइन क्या है, लेकिन फिर मैं अगेन ये कहना चाहूँगी दाऊद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको पहुँचता है, उसके राइट वे का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम गलत ट्रैक की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका नुकसान ज़्यादा होगा। लीगल वे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ों का फ़ायदा हमारे तक पहुंच सकता है। अभी एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। टाउन प्लानिंग विंग जोन 3 की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर फैसल टाउन में 7 इमारतों को सरबमोहर किया गया है। ये कार्रवाई की गई है, 7 इमारतें हैं जिन्हें सरबमोहर किया गया है। इमारतों के जिम्मे 1 करोड़ से ज्यादा कमर्शलाइजेशन फीस वाजिबुल अदा थी। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग असदुज्जमान ने ये कार्रवाई की है। ये थी अपडेट, आपने जान ली। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक्साइज डिपार्टमेंट जिसको कमाऊ पुत कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता है, नंबर प्लेट्स की मद में हो या फिर दीगर लोग जो हैं वो जाते हैं अपनी फीसें जमा कराते हैं, लेकिन लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि स्मार्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो टाइमली उसका इजरा नहीं हो रहा, नंबर प्लेट्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साल हर साल हो गए नंबर प्लेट्स उनके घर में नहीं पहुँच पाई, और हमने मनाजर भी दिखाए कि किस कदर ज़्यादा नंबर प्लेट्स ढेर के ढेर लगे हैं, वो लोगों के घर नहीं पहुँच पा रही हैं। तो इतने सारे मसाइल, एजेंट माफिया का हर जगह राज, आप सिस्टम धड़ाधड़ ऑनलाइन करते जा रहे हैं, जालसाजी हम नहीं रोक पा रहे हैं, ये बहुत सारे मसाइल हमारे आपके उन सब लोगों के हैं जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट जाते हैं, जिनकी सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती और अल्टीमेटली फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, ताखीर का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मसला है आपका और आपके लिए, हम आवाज़ उठाने के लिए, आपके मसाइल जो हैं हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए, मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर कॉल कीजिए। अगर आपका कोई मसला है स्मार्ट कार्ड के हवाले से, नंबर प्लेट्स के हवाले से, या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट को आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूंगी। डायरेक्टर एक्साइज रिजवान शेरवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनफॉर्चुनेटली शिकायतें हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके हल की तरफ भी जाएं और जानें कि वजूहात इसकी क्या हैं। सबसे पहले तो एक्साइज की ओवरऑल कारकर्दगी बताइएगा, आप कैसे देखते हैं? जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर 3 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन, PRA और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। हम सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करते बल्कि हम सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा एक्साइज से रिलेटेड बहुत सारे जो है रेगुलेशंस हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जिम्मेदारी के अंदर आते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, जो कि आपको पता है जितनी भी सिविक कम्युनिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को शहरी सहूलियात मुहैया करने में, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 85% जो हम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं वो शहरी सहूलियात के लिए ही फंडिंग उसकी आती है प्रॉपर्टी टैक्स से। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं लोगों के मसाइल की तरफ। हम जा रहे हैं जिद्दत की तरफ और हम देख रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट भी इस जिद्दत को आगे लेके चल रहा है। स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराए गए और स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने का मकसद क्या था कि लोगों को कम से कम सहूलत दी जा सके। डू यू थिंक कि वो सहूलत लोगों तक उस तरह से पहुंच पा रही है? जी, ये इस तरह है कि जो स्मार्ट कार्ड है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन की सबसे जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो एक स्मार्ट कार्ड है। ये एक कन्वीनियंस है और हमने एक सफ़र तय किया है। पहले एक सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता था, उसके बाद फिर हमने एक पासपोर्ट स्टाइल जो है वो रजिस्ट्रेशन बुकलेट इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर थे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जो था वो स्मार्ट कार्ड का था। तो स्मार्ट कार्ड जो है ये कन्वीनियंस है, लोग इसको अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं बजाय इसके पूरा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन बुक अपने साथ लेके जाएँ। तो हमने जो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो नए लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको स्मार्ट कार्ड इशू करना था, बट इसके साथ साथ ये है कि हमारे पास कोई 15 मिलियन से ज़्यादा मोटर व्हीकल जो स्मार्ट कार्ड इशू होने से पहले रजिस्टर्ड थी, उन लोगों ने भी स्मार्ट कार्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें तकरीबन 2 करोड़ स्मार्ट कार्ड जो हैं वो लोगों को डिलीवर करने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। और उसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी रजिस्ट्रेशन बुक। रिजवान साहब, माजरत के साथ मुझे बार बार आपकी बात रोकनी पड़ेगी क्योंकि आज हमारी प्रायोरिटी है वो लोग जिनको मसाइल का सामना है। तो डॉक्टर अली साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैंने अपनी 2 गाड़ियों के लिए अप्लाई किया था, 2.5 माह हो गए हैं, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई एड्रेस आया ही नहीं इनकी तरफ से। तो आपको रीजन क्या बताई जा रही है? रीजन आपको क्या बताई जा रही है ये बताइएगा। जी, एक वैगनआर थी और एक नहीं, आपको डिले की रीजन क्या बताई जा रही है ये बता दें। जी, वहाँ एक्साइज के ऑफिस हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी आपके घर डिलीवर हो जाएगा, जो आपने एड्रेस दिया है आप वेट करें। ठीक है, चल रहा है तकरीबन, तो कोई और कितना अरसा हो गया? एक्साइज में तो वो कह रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट लें या ये लें, वहाँ तो एंटरटेन नहीं कर रहे, वहाँ तो ट्रांसफर भी हो गई है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे रिजवान साहब? जी देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चूँकि हमारे पास जो नई रजिस्ट्रेशन और जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होती हैं और जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रही, उन सब के स्मार्ट कार्ड जो हैं, ये 2 करोड़ से ज़्यादा स्मार्ट कार्ड है लोगों को जो डिलीवर करने हैं।
ये एक चैलेंजिंग जॉब है। आप देखें किसी भी जगह के ऊपर एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है और उसके बाद जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करना है। अभी हमने चंद दिन पहले अभी डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी दोबारा बनाई है और उस स्ट्रेटजी के अंदर एक कंपोनेंट ये है कि हम इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दें। तो हम 3 शिफ्ट के अंदर अब इसकी मैं इसी तरफ प्रोडक्शन ही आने वाली थी। ऑब्वियसली अब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हर किसी का यही फोकस होता है कि वो उससे फ़ायदा उठा सके। तो डू यू थिंक कि आपको उसी मुताबिक जो है लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए जितनी, या फिर आपके पास मैन पावर अगर कम है, फैसिलिटीज़ कम है, किन मसाइल का सामना है? नहीं कोई देखें ये तो नहीं हम कर सकते कि लोगों का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जितनी डिमांड आए उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें और वो हम कर रहे हैं। उसके मुताबिक हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। सप्लाई चेन के अंदर जो आते हैं हिकअप्स आते हैं, जो सप्लाई चेन के अंदर जो डिलेज होते हैं उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाई है और वो ये है कि विद इन 5 डेज जो है कार्ड की प्रोडक्शन के अंदर अंदर जो है कार्ड वो लोगों को डिलीवर होगा। तो आप ये देखेंगे जितने लोग कह रहे हैं कि जी हमारा कार्ड जो है कुछ 1 महीने से या 2 महीने से पेंडिंग है, ये आइंदा चंद दिनों के अंदर हमारा तमाम बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा। यही लोगों की तसल्ली के लिए मकसद आपको बुलाने का भी था। अली हैं लाहौर से कॉलर हमारे साथ। जी अली बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। जिस दिन मैंने ये प्रोग्राम देखा तो डॉक्टर एक्साइज के जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं तो बड़ी खुशी हुई कि एक्साइज के ऑफिस से भी कोई ऐसा बंदा मीडिया पर आया है जो कार्ड के इशू के हवाले से अभी 6-7 माह पहले जो केस जमा करवाए हैं उनका नामो निशान नहीं है कार्डों का। कहीं कहाँ बन रहे हैं ये कार्ड? घरों में बन रहे हैं, एक्साइज में बन रहे हैं, इनका कोई पता नहीं है। अगर कार्ड के लिए रिज्यू करते हैं किसी इंस्पेक्टर से कि भाई हमारा कार्ड नहीं आया तो वो कह रहे जी उसके लिए आपको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी तो फिर हम आपका कार्ड जो है ना वो आपके घर पहुंचेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्साइज का जो ऑफिस है मेरा तो ख्याल इसको बंद कर देना चाहिए। अली साहब बताइएगा वो जो 5,000 रुपया कहा जा रहा है वो किस मद में कहा जा रहा है? रीजन उसकी क्या बताई जा रही है? ये 5,000 रुपया जी उस चीज का जी कार्ड आपका, क्योंकि हमारे पास क्यूए मशीनरी नहीं है, हमने अलग से जो है वो सेटअप लगाया है, वहां पे ये कार्ड बनाएंगे तो 5,000 रुपया जो इसकी फीस है। और ये ऐसा हुआ है मेरे दोस्त ने 5,000 रुपया दे के ये कार्ड डिलीवर किया है उस इंस्पेक्टर से, वरना तो फिर आप भूल जाएंगे। आप पैसे जमा करवाने के बाद खाली पर्ची को लेके आप सालों साल अपनी जेब में रख के। चलिए जी रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। तो ये 5,000 रुपए किस मद में वसूल किए गए? थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान साहब ये किस मद में 5,000 रुपए वसूल? देखिए एक पहली तो बात ये है कि अगर कोई इस तरह की बात है जिसके साथ कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, किसने लिए हैं, कौन सा कार्ड बना है, कौन सा कार्ड 5 महीने पहले था, डिले था, तो तब तक इसकी किसी बात के ऊपर हाइपोथेटिकल बात के ऊपर तो कमेंट नहीं किया जा सकता। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास कार्ड प्रिंट के लिए लगे हुए हैं उसका एक सिस्टम है, वो सीक्वेंस के अंदर प्रिंट होते हैं। यानी कि जो लोग पहले जो जिसको कहते हैं ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं और जो कार्ड पहले से लोगों को पेंडिंग है वो पहले डिलीवर हो रहे हैं। रिजवान साहब अब ये मैकेनिज्म कोई ऐसा है कि अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो अपनी शिकायत कहीं कम से कम जाके दर्ज करा सके या इंफॉर्मेशन ले सके कि आया अगर उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं तो वो किस वजह से किए जा रहे हैं? एक तो ये कि हमारी एक एक्साइज एंड टैक्सेशन की हेल्पलाइन है जिसका सबको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी उसका नंबर है 08008687। तो इसके ऊपर कॉल करके अगर किसी का कोई इशू है तो वो अपने आप बता सकता है। उसके अलावा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं वो खुले हुए हैं, हमारे डायरेक्टरेट के ऑफिसेज खुले हुए हैं, तो मल्टीपल चैनल्स हैं। आप टेलीफोन कॉल करके हेल्पलाइन के ऊपर या टेलीफोन कॉल करके जो कंसर्न ऑफिस है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है कि। और अच्छा हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स हैं आप अगर उसके ऊपर देखें कि जो अगर लोगों के किसी भी जगह पे जहां ह्यूमन इंटरेक्शन होगा वहाँ कंप्लेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, बट अच्छी बात यह है कि कंप्लेंट को हम कितने इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस तरह की जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उसकी डिस्पोजल बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो जितनी भी कंप्लेंट्स पोर्टल के थ्रू आती हैं या जितनी टेलीफोन के थ्रू आती हैं हम उसके एक्सपीडिशियसली पर चलें जी कोशिश हम भी यही कर रहे हैं कि लोगों की शिकायत आप तक पहुँचाएँ ताकि उनका हल भी मुमकिन हो सके। आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिफ बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिम बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि मैं PIA का नया दफ्तर बना है, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो 12 चक्कर लगाने के बावजूद ना ही मुझे नंबर प्लेट दी जाती है, ना ही वहाँ पर स्मार्ट कार्ड के बारे में बताया जाता है। कोई सही तरह से वहाँ पर बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार। जो इंफॉर्मेशन डेस्क है वहाँ पर भी जो है वो उनका रवैया कोई अच्छा नहीं है कस्टमर के पास, तो प्लीज इसको थोड़ा सा देखें। ठीक है जी आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। लोगों के रवैये के शिकायत हाँ जी, ये जो पहले इन्होंने नंबर प्लेट का जिक्र किया, पहले मैं नंबर प्लेट के बारे में बता दूं
कि नंबर प्लेट एक्चुअली एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अभी आपने देखा आपके सिटी 42 के ऊपर भी उसकी कवरेज आई है कि हमने हाँ जी हमने कॉन्टैक्ट कर लिया है और नंबर प्लेट की प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये एक आउटस्टैंडिंग इशू था। इस आउटस्टैंडिंग इशू के अंदर जो है जितने भी हमारे नंबर प्लेट्स पेंडिंग हैं वो लोगों को हम जल्दी उसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे जैसे इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है। इस दौरान के अंदर जो लोग कांटे हैं तो उसके अंदर अगर कोई बिहेवियर का इशू है ज़रूर हमें बताएं, हम ऐसे शख्स को ज़रूर रिमूव करेंगे जो किसी जगह के ऊपर मिसबिहेव करता है। सही, नंबर प्लेट्स का इशू हल होने के करीब है और वो किस तरह से हल हो रहा है ये तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन धड़ाधड़ लोग गाड़ियां ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, पहले वाले लोगों को जो है वो मिल नहीं रही है, नंबर प्लेट्स हो या स्मार्ट कार्ड हो। लेकिन अब जो नई रजिस्ट्रेशन है सभी की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर उन्हें जो है वो गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिल जाए और स्मार्ट कार्ड भी मिल जाए, तो ये डेडलॉक बढ़ता चला जाता है। हम इस पे भी बात करेंगे। आपकी कॉल्स मुझे पीछे से सुनाई दे रहा है कि धड़ाधड़ कॉल्स भी आ रही हैं, कोशिश करेंगे शामिल कर लें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स। फिलहाल ब्रेक और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रिजवान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है। जी, अहम खबर इस वक्त हमारे पास है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गुलाम दस्तगीर खान समेत 5 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है और SDO गुजरांवाला हाईवे 3 रिकॉर्ड कीपर्स मुकदमे में नामजद हैं। दस्तगीर ब्रदर्स का पेट्रोल पंप की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा, पेट्रोल पंप की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपया है, लीज के किराए की मद में खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। मुल्जिमान के खिलाफ DG एंटी करप्शन को मरासला जारी कर दिया गया है। DC गुजरांवाला ने DG एंटी करप्शन को मरासला भिजवाया। गुलाम दस्तगीर खान ने पेट्रोल पंप की लीज का रिकॉर्ड गुम किया। साल 2018 में पेट्रोल पंप को गिरा दिया गया। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रिजवान साहब, ये खुशखबरी तो हमने सुना दी लोगों को कि नंबर प्लेट्स अब मिलने वाली हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर किसी की प्रायोरिटी होगी, लोग दफातर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, कैसे इसको पॉसिबल बनाएंगे? प्रायोरिटी आपकी क्या है? किन लोगों को पहले जारी की जाएगी नंबर प्लेट? ऑब्वियसली इसके अंदर भी वही स्ट्रेटेजी है कि जो जिन लोगों की पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है उन लोगों को पहले नंबर प्लेट्स इशू करेंगे। लेकिन ये कि इसके अंदर जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और हम बड़ी जल्दी इसको कर लेंगे, बट ये लोगों से भी हमें एक उनसे कॉपरेशन की ज़रूरत है कि ये चूँकि थोड़ा सा इसके दरमियान में प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा एक रुकावट आई थी और जब रिज्यूम करेंगे तो फिर एक दिन पॉसिबल नहीं होगा कि सब लोगों को इशू करें। तो लोग ये एक्सपेक्ट करें कि जी जब प्रोडक्शन शुरू हो तो विद इन 4-5 डेज जो है सब लोगों को नंबर प्लेट इशू हो जाएंगी, बट सीक्वेंस के अंदर हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन सर, जो लोग साल साल से इंतजार कर रहे हैं वो कैसे सब्र करेंगे? हमारे साथ मोहसिन है। जी मोहसिन, बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने 8 महीने हो गया, फरवरी 2020 में एक बाइक ली थी और इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी और ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए मेरा कार्ड नहीं आया। ना मैं बाइक सेल कर पा रहा हूँ, ना अभी तक मेरे नाम पे कार्ड आया है। तो जब भी चलान होता है पुलिस वाले रोकते हैं कि कार्ड दिखाओ, हमारे पास कुछ होता नहीं है, वो चलान कर देते हैं, बाइक बंद कर देते हैं। उसका क्या इशू है? ये क्यों नहीं कार्ड बन रहा? ठीक है जी मोहसिन, हम जानते हैं 8 महीने इज इनफ टाइम। कार्ड के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि हम इसकी अब अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब लोगों के जितने भी कार्ड के इश्यूज है ये इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। इसके ऊपर हमने बहुत स्पीड अप कर लिया अभी और विद इन फ्यू डेज जो ये सारे लोगों के कार्ड डिलीवर हो जाएंगे। चलिए जी, कोशिश की जा रही है विद इन फ्यू डेज कार्ड डिलीवर हो जाएंगे। अदरवाइज लोग आके भी पता कर सकते हैं। जी डेफिनेटली हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, अपनी हमारी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की अपनी जो है कंप्लेंट वो पोर्टल है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। डायरेक्टर जो कंसर्न है या ETO उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो सही। मुझे बताइएगा, गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का मामला भी एक बहुत संगीन मामला है, इसके तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है? इसके अंदर ये है कि देखिए जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है उसके पास मुख्तलिफ जगहों से डॉक्यूमेंट्स आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो पेमेंट करते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि फौरी तौर पे उनको कोई एक डॉक्यूमेंट मिल जाए। जैसे अभी आपको कॉल आई है कि हमने गाड़ी सड़क के ऊपर चलानी है तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो हम उसको प्रोसेस के अंदर लेके आ जाते हैं। मीनवाइल उसका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए। जो लोकल गाड़ी है उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिसके ऊपर से हम असेस करके उनको विद इन 4-5 डेज हम रजिस्ट्रेशन इशू कर देते हैं। लेकिन जो इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जो कि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ शहरों से हमने डेटा वेरीफाई करना होता है। तो इस दौरान के अंदर अगर किसी जगह से ये पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक हैं तो हम उसको फौरी तौर पे कैंसिल कर देते हैं। सही। वो जो पीरियड है जिस दौरान के अंदर हमने प्रोसेस किया है और जब उनको फेक डिक्लेयर करने के बाद हम कैंसिल करते हैं, इस दौरान में इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, बट हमारे पास एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है इसको चेक करने का। सही। हमारे साथ अबरार साहब हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी अबरार साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वालेकुम अस्सलाम। हम नंबर वगैरह देते हैं, अप्लाई किया है मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट चार्जेस लेते हैं बीच में, ठीक है, लेकिन नंबर प्लेट वगैरह हमें मिलती नहीं है, ठीक है। जब नंबर प्लेट हमें नहीं मिलती और हम नई बात से बनवा लेते, जो फिर बाद में आएगी वो हमें उसका क्या फायदा है, वो किधर जा रहा है हमें नहीं पता। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब। लोगों के वही मसाइल हैं, नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड। अब ये भी एक इशू है ना कि उन्होंने नंबर प्लेट बना के लगवा ली, अब जब दोबारा से नंबर प्लेट आएगी उसका क्या फायदा है, वो तो ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं। नहीं, ये जो नंबर प्लेट हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इशू करते हैं, ये जो लोग आप मार्केट से नंबर प्लेट बनाते हैं इससे डिफरेंट है। इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर है और ये नॉन काउंटरफिटेबल नंबर प्लेट्स है। ये वो कॉपी है जो कोई बंदा कर नहीं सकता। ये जो नंबर प्लेट्स है ये जस्ट एक इंडिकेशन है नंबर का कि ये हमारी रजिस्ट्रेशन बुक है, लेकिन उस पे फिर आपका चालान भी हो जाता है कि आपने दूसरी नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर चालान नहीं इस वक्त हो रहा है, क्योंकि हमने ये पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखी हुई है कि जब तक हमारी नंबर प्लेट्स की प्रोडक्शन शुरू नहीं होती तब तक नंबर प्लेट के ऊपर चालान ना करें। ये है कि हमारी जो कैमरा, जो स्टेट सेफ सिटी के कैमराज हैं, उनकी रीडेबिलिटी जो है इन नंबर प्लेट्स के ऊपर, जो हमारे सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स आएंगी उसके ऊपर बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। इन नंबर प्लेट्स के ऊपर तो हमें खुद ये इश्यूज होते हैं कि ये जो नंबर प्लेट लोगों ने कस्टमाइज बनाई होती है, अगर वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नहीं होता फिर कैमरा रीडेबिलिटी का इशू नमूना गैर नमूना नंबर प्लेट सेफ सिटी से भी बड़े आपके मसाइल चल रहे थे, वो किस हद तक हल हुए हैं? क्योंकि वो चालान लोगों के किसी के घर में किसी के पहुंच रहे हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम थे, तो ये मसला हल हुआ है किसी हद तक? जी, ये काफ़ी हद तक हो गया, क्योंकि जब ये पहले ये होता था कि रजिस्ट्रेशन बुक इशू कर देते थे और लोग जो है उसको ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी को चलाते रहते थे। अब ये है कि जब आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपका जो पिछला रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कैंसिल हो जाता है और उसको हम पंच कर देते हैं और एक नया कार्ड इशू कर देते हैं। इसलिए जो लोग खरीदते हैं गाड़ी, उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम फौरी तौर पे इसको ट्रांसफर कर लें, क्योंकि पुराने रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर तो वो नहीं गाड़ी चला सकते जिसके ऊपर पुराने ऑनर का नाम लिखा हुआ है। तो जब ऑनरशिप रियल टाइम के अंदर अपडेट हो रही है ट्रांसफर के बाद, तो इसका मतलब फिर ये इश्यूज भी जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए जी, उम्मीद है कि लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। अब नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड लोगों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। सेकेंडली, लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी आप चले जाएं तो लोगों के रवैये ठीक नहीं होते, कोई जल्दी आपसे बात करने को या सुनने को तैयार नहीं होता। तो हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए, लाहौरियों के लिए कोई खुशखबरी, कोई चीज़ आप शेयर करना चाह रहे हो, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी, खुशखबरी ये है कि देखिए, ये जो रवैये के इशू है ना, ये ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी के साथ हम इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आते हैं वहाँ हम इसको चीज़ों को टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। मसलन ई पे के ऊपर हमारी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की पंजाब में हाईएस्ट पेमेंट्स हो रही हैं जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। आप अपने ऑनलाइन घर जब बैठ के अपना प्रॉपर्टी टैक्स, अपना मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। जस्ट एक PSID जनरेट करें और उसके ऊपर पे करें तो आपको किसी शख्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा मोटर व्हीकल ऑनर हैं जो कि ऑनलाइन जाके पेमेंट करते थे, जो इससे पहले हमारे ऑफिस के अंदर आते थे। तो ऑफिस के अंदर कंजेशन भी होती थी और फिर ये जो बिहेवियर के इशू वे भी आते थे। तो खुशखबरी ये है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, तो लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और ऑब्वियसली जो आप लोगों की शिकायत है कि बिहेवियर का इशू आता है या जल्दी आपकी सुनवाई नहीं होती या लाइनों में लग के इंतजार करना पड़ता है, तो ये मसाइल भी इस तरह से हल हो जाते हैं। लेकिन आई होप कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स के इजरा में जो मुश्किलात हैं, वो जैसा कि रिजवान साहब ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं कि उनको हल भी किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको पता तो चल ही गया होगा, प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था मौसम तब्दील हो रहा है। सूप कौन सा बेस्ट है, सूप की अफादियत क्या है, आपने इम्यूनिटी भी बूस्ट रखनी है। कोरोना की वजह से आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। सेकेंडली, डिफरेंट टाइप ऑफ सूप, और फिर वो लोग जो ब्लड प्रेशर शुगर के हैं उनके लिए कौन सा सूप बेस्ट हो सकता है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली। मेरे साथ स्टूडियो में माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं, सहर चावला, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले तो मुझे आप भी, आपकी नजरों का हुस्न। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा सूप की अफादियत क्या है। हमने बिल्कुल नहीं भूलना कि हमने अपनी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा फिट रखनी है। कोरोना की वजह से लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सूप कितना अहम है इसमें? सूप आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए खाने के ऊपर, खास तौर पर डिनर के ऊपर। मैं जितने भी सूप्स की बात करूंगी, मैं नाज़रीन को एडवोकेट करना चाहूंगी कि उसको डिनर के तौर पर लें तो बेटर है। सबसे पहले तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त के लिए बेटर है तो है, वो तो है ही, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं। जितने रंग के आप वेजिटेबल इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब है कि उतने डिफरेंट तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। मुझे खुशी हो रही है क्योंकि आजकल मैं डिनर में सूप यूज। वेरी गुड, तभी आपके चेहरे पर एक दबी मुस्कुराहट भी आ रही थी। साथ साथ हर कलर के न्यूट्रिएंट का जो है वो अपना अपना फायदा है। इम्यूनिटी तो आपकी इंप्रूव करती है, उसके अलावा ये आपका एक इंटरनल, जैसे
सर्दियों में आपको बाहर से मॉइस्चराइज करना होता है, आपको अंदर से भी मॉइस्चराइज करते हैं। जिन लोगों को हेयर लॉस का इशू हो जाता है सर्दियों में, डैंड्रफ का सूप उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूप में आपके पास कॉन्ड्राइटिन जेलेटिन होता है, खास करके जो मुर्गी की हड्डियों का सूप होता है वो आपकी कार्टिलेज के लिए, बोन्स के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपका कोलेजन बनाता है। मोर ओवर सूप में फैट कम होता है, सूप में कैलोरीज कम होती है, लेकिन फाइबर ज़्यादा होता है। अब जब फाइबर ज़्यादा होता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देता, आपकी जो गट की हेल्थ है, जो गुड बैक्टीरिया, आंतों की हेल्थ है, उसको अच्छा रखता है। जिसके आंतों की हेल्थ अच्छी होगी हमेशा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फाइबर होता है वो क्योंकि ना बहुत देर से डाइजेस्ट होता है, टाइम लगा के डाइजेस्ट होता है, मुश्किल से नहीं, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो जब वो टाइम लगा के डाइजेस्ट होता है, बहुत देर तक आपको लगता है कि आपको भूख ही नहीं लगी, तो आपको फुलर होने की जो है ना वो फीलिंग आती रहती है। मोर ओवर वो सारे लोग, खास करके मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जिनको नरम ग़िज़ा चाहिए या किसी के पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, उनको मैं हमेशा सूप रिकमेंड करती हूँ, और मूंग दाल का। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि ये डाइजेस्ट बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि जो उनकी आंतों के सेल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट वो नहीं कर सकते खाना डाइजेस्ट करने के लिए। सूप में जब आप सब्जियां डालते हैं तो जो सब्जियों का फाइबर है वो सूप के वाटर कंटेंट की वजह से बड़ी आसान फॉर्म में हजम हो जाता है। सहर, बेस्ट सूप कौन सा आप रिकमेंड करना चाहेंगी लोगों को? वो लोग जो कि ऑब्वियसली डाइट कॉन्शियस तो हम देखते हैं हर कोई आजकल है, तो कौन सा बेस्ट सूप है जो आप रिकमेंड करना? मैं जितने भी सूप रिकमेंड करूंगी इम्यूनिटी और वेट लॉस के लिए सारे हैं, और उसके अलावा किस डिजीज के लिए कौन सा होना चाहिए और उसमें अगर कोई डिजीज है तो क्या निकाल देना चाहिए, ये अगर आप इजाजत दें तो मैं साथ साथ बता देती हूँ। सबसे पहले वेट लॉस के लिए सारे मैं पहले ही बता दूं। डायबिटिक्स को आपके पास काले चने का सूप, अब आप पूछेंगे कि वो बनता कैसे है। काले चने आप उबाले पानी में, जो पानी जो उसका स्टॉक होगा उस स्टॉक को अलग कर लें और वो चने निकाल के ना उसका पाउडर बना लें आप, उसको ब्लेंडर में उसको ग्राइंड करके ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लें। उसके बाद जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, फ्राई पैन में वो दालचीनी लें। ये मैं जितनी भी चीजें बोल रही हूँ उसके पीछे पूरी बायोकेमिस्ट्री जो मैं एक्सप्लेन कर रहा होगी तो पूरा दिन गुजर जाएगा। वो दालचीनी लें, वो मेथी दाने का पाउडर लें, वो थोड़ा सा जीरा लें, थोड़ी सी हल्दी लें, थोड़ा सा उन्होंने पालक लेना है, 2 गाजर लेनी है, टमाटर लेना है, स्प्रिंग अनियन लेना है, उसको सौते करना है और उसको उसके बाद एक छोटे से पैन में उस चने के आटे की स्टॉक और चने के आटे के साथ मिक्स कर लेना है। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आप डिनर में लेते हैं या इवन एज अ स्नैक भी लेते हैं, और ये डायबिटीज टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लेसिंग है। इंशाल्लाह आपको डायबिटीज रिवर्सल की तरफ लेके जा सकता है, सिम्टम्स कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा वो लोग जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या जिनकी किडनी रिमूव हुई है या जिनको किडनी का डिजीज है, जिनकी किडनी कम फंक्शन करती हैं, याद रखें कि आप जो भी सूप लेंगे, मैं शुक्र है आपके मीडियम के थ्रू मैसेज दे सकी हूँ कि उन्होंने ना रूट वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं। किडनी के जितने भी पेशेंट्स हैं सिर्फ गाजर, प्याज, ये 2 ऐसी एक्सेप्शंस है, और मूली रूट वेजिटेबल्स में वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने सूप में कोई नहीं लेना। आपने कौन सा सूप लेना है? आपने कद्दू और लौकी का सूप लेना है, आपने गाजरें लेनी है, आपने कद्दू लेना है, आपने लौकी लेनी है। मैं हर सूप में टमाटर कहती हूँ, लेकिन किडनी के पेशेंट्स ने टमाटर नहीं लेना। बता दे ये बदजायका तो नहीं होंगे? क्योंकि कद्दू का सूप सबसे मजे का होता है। सबसे पहले मैंने कभी पिया नहीं, मैं इस वजह से पूछ रही हूं। सबसे मजे का होता है अना, बल्कि आपने ट्राई करना है। और अगर आप उसको थोड़ा क्रीमी करना चाहते हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं है तो किडनी है तो खाली कद्दू और गाजरें। अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं है तो उसमें कभी एनिमल डेयरी ना डालें, उसमें आप प्लांट डेयरी डालें, आप उसमें कोकोनट मिल्क डालें। वो इतना सबसे मजे का ये कद्दू का और कोकोनट मिल्क का सूप बनता है। वैसे भी कभी भी एनिमल डेयरी, चाहे आप किडनी के पेशेंट हैं या नहीं, सूप में नहीं डालते हैं क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम कर लेती है। जी हाँ, एक और बात मैं बता दूं, जितनी भी सब्जियां आप सूप में इस्तेमाल करते हैं उनको पहले वॉश करें फिर काटें। अगर आप उनको काटेंगे और फिर वॉश करेंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम हो जाएगा। और कुव्वत मुदाफित बढ़ाने के लिए जितने भी आपने सूप लेने हैं उसमें हल्दी के साथ काली मिर्च डालना ना भूलें। हल्दी इम्यूनिटी के लिए तेज है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपाउंड होता है करक्यूमिन, उसके जज़ब होने की जो एबिलिटी है वो 2000% तक बढ़ जाती है जब हम उसमें काली मिर्च थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए मैं एक सूप बताना चाहूंगी, और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए स्प्राउट्स आपके पास यानी सीड्स, मूंग की दाल, चने की दाल और साथ आप किनवा बीन्स लें, ठीक है। इनको ग्राइंड करें और पेस्ट बना लें। फ्राई पैन पर आप थोड़ा सा हस्बे जायका काली मिर्च डालें, जीरा डालें और आप थोड़ा सा पानी डालें और आप इसको पैन में डाल के इसका स्टॉक बना लें। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। वो लोग जो फ्लैट टमी चाहते हैं, मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट टाइम कोई जबरदस्त रेसिपी भी चाहिए होगी तो मुझे आपको बुलाना पड़ेगा। ये तो जबरदस्त चीज और प्रॉपर बनाने का तरीका भी, तो फिर मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये सब 10 मिनट में बन जाते हैं। हाँ, एक बात मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी, इनमें से जिन भी सूप्स को मैं कह रही हूँ ना कि पहले ब्लेंड करें और उसके बाद पैन में डालें, ब्लेंड करने के बाद उसको ठंडा होने दें। उसके लिए आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा ताकि उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छी रहे आपके पास। लिवर जो लोग डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, जो लोग फ्लैट टमी चाहते हैं, मौसम के हिसाब से भी बात करूँ, बीट रूट, चुकंदर लें, गाजरें लें, टमाटर लें, इन सबको आप जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अगर लिवर डिटॉक्स भी करना है, लिवर के पेशेंट्स इसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर और लेटिस लीव्स भी डाल सकते हैं। इसको ब्लेंड करें, उसके बाद इसको ठंडा
ठंडा करें, उसके बाद इसको थोड़ा सा कुक करें, इसमें पानी डाल के, दिल करता है तो इसमें और भी सब्जियां मिला दें, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी डाल दें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स नहीं है, ये आपके टमी को इतना फ्लैट करता है, खून साफ करता है, कंप्लीटली आपको जो है वो डिटॉक्स कर देता है। तो बहुत ज़बरदस्त है। बेस्ट टाइमिंग क्या है ये भी, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम डाइट कॉन्शियस हैं तो हमने 2-3 टाइम सूप लिए, ये प्रैक्टिस कैसी है? डिनर, सही, डिनर इज द बेस्ट टाइम फॉर द कंजम्पशन ऑफ सूप। उसकी रीजन ये है कि इट इज इजी टू डाइजेस्ट। रात को हम अपने हाजमे के सिस्टम को इतना थकाना भी नहीं चाह रहे, फिर इसमें जो है वो फाइबर ज्यादा होता है। फाइबर इज गुड। अगर चेस्ट इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को आज है, वो लोग जो कि कोरोना में मुब्तला हैं, उनको भी आप ऑब्वियसली कोई सूप सजेस्ट करना चाहें, बता सकते हैं? मैं लेंटिल सूप सजेस्ट करना चाहूंगी, जो आपके पास मसूर की दाल का सूप होता है। अगेन मैंने आपको कहा है कि किडनी के पेशेंट्स के अलावा हर एक ने अपने सूप में गाजरे और टमाटर रखने हैं। गाजरे रखे, टमाटर रखे, उनको ब्लेंड करें, उनका पेस्ट बनाएं। धुली मसूर की दाल है वो आप उसमें डालें, अगेन उसको ब्लेंड करें, ठंडा होने दें, कुक करें और सर्व करें। दैट इज वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी भी बताई है आपने, अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बेस्ट रखना है ये भी, और साथ ही साथ सहर ने ये भी बता दिया है कि आपके लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सी हो सकती है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए ये मैसेज होगा कि कैलोरी काउंट जो है उसको कंट्रोल रखने का बेस्ट तरीका ये है कि सर्दियों में आप फाइबर में हाई डाइट लें। अगर आप फाइबर में हाई डाइट लेंगे शाम के 6 बजे के बाद, तो आपको लेट नाइट सर्दियों वाली वो गंदी वाली क्रेविंग्स नहीं होंगी जिससे आप बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर करते हैं। तो आज के टॉपिक के हिसाब से बेस्ट मैसेज यही है कि डिनर में सूप लें, 7 बजे से पहले भूख नहीं लगेगी। उसके बाद 7 बजे से पहले भूख नहीं लगेगी, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सर्दियों में आपको भूख बार बार लगती है। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, और अच्छी चीज़ें कौन सी आपके लिए हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर कर ही दी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा से आप आके बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।